हेलो फ्रेंड्स, एनके एकेडमी 36 में आपका स्वागत है। आज हम एडुटेरिया 7500 प्लस बुक के प्रैक्टिस सेट 13 और प्रैक्टिस सेट 14 का डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। धन्यवाद। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, किस प्रकार का तत्व ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैर धातु। अगला प्रश्न है, किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, उच्च दबाव एवं कम तापमान। अगला प्रश्न है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो ये ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, जैव सुरक्षा पर कार्टाजोना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन और उपयोग के लिए नियम और प्रक्रिया स्थापित करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पद विन्यास हरासमेंट चालकता के क्रम में किया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और इस्पात। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन ग्लाइकोल का उपयोग किस प्रकार के अपमार्जकों के निर्माण में होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनआयनिक अपमार्जक। अगला प्रश्न है, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? तो हो जाएगा सबसे कम ठोस में होता है, फिर द्रव में, उसके बाद गैस में सबसे अधिक अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नर में शुक्राणुजनन का नियमन रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंड्रोजन। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा का विषाणु है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, आर्थोमिक्सो विषाणु है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह औषधि जिसका प्रयोग अवसाद के नियंत्रण के साथ साथ अति तनाव के नियंत्रण में होता है कहलाती है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इक्वेनिल कहलाती है। अगला प्रश्न है, जठर निरोधक पेप्टाइड जीआईपी का कार्य होता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, जठर स्रवण की गतिशीलता को रोकना। अगला प्रश्न है, निम्न में किस ऊतक में पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका एक हो जाएगा, उपकला ऊतक में सर्वाधिक पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन का उत्पाद समानता उत्पन्न करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नए आनुवांशिक युग्म जिसमें विभिन्नता आती है। अगला प्रश्न है, ग्रहणी की उपकला द्वारा स्रावित कोलिस्टोकाइनिन नामक जठरांतरीय हार्मोन क्रमशः किन अंगों के उनके स्रावों का विसर्जन करने के लिए सक्रिय करते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका एक हो जाएगा, अग्नाशय और पित्ताशय। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं इसमें। पहला कथन है, सत्ताधारी वर्ग में बहुविवाह का बढ़ता प्रचलन? तो ये सही है। दूसरा कथन है, सम्राट के अंगरक्षकों के रूप में उनकी नियुक्ति? तो ये भी सही है। तीसरा है, विधवा विवाह की अनुमति? तो ये भी सही है। चौथा है, तलाक की अनुमति नहीं? तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह मेरा 1, 2, 3 सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सर्वप्रथम एक विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किसने किया? तो ये जो है कि चोल शासक ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, ऋग्वेद। अगला प्रश्न, गोल गुंबद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो गलत को खोजना है। तो देख लेते हैं। पहला कथन है, गोल गुंबद कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है? तो ये सही है। दूसरा कथन है, यह गुंबद आदिल शाही राजवंश के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह का मकबरा है? तो ये गलत हो जाएगा, यूसुफ आदिल शाह का नहीं, ये मोहम्मद आदिल शाह का है, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तीसरा कथन है, इस गुंबद का निर्माण गहरे स्लेटी रंग के बेसाल्ट पत्थर से किया गया है? तो ये भी सही है। चौथा कथन है, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मकबरा है? तो ये भी सही है। इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर 2 जो है कि गलत था, कथन नंबर 2 गलत था, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अपनी शक्ति के सामयिकित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पुस्तक को
को दारा शिकोह ने लिखा? तो ये दारा शिकोह ने लिखा था, ऑप्शन नंबर बी मजमा उल बहरीन। तो पातशाहनामा किसने लिखा था? तो पातशाहनामा जो है कि अब्दुल हमीद लाहौरी, हमीद लाहौरी। और शाहनामा किसने लिखा था? तो शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी। और चौथा है मुंतखब अल लुबाब के लेखक कौन थे? तो ये खफी खान द्वारा लिखा गया था, खफी खान। अगला प्रश्न है रानी रुद्रमा देवी का संबंध किस वंश से था? तो ये रानी रुद्रमा देवी का संबंध था, तो ये काकतीय वंश से था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत के किस भाग में आसफ जाही राजवंश के निजामों का शासन था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्कन प्रांत। अगला प्रश्न है यान्डूब की संधि के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले तो देख लेते हैं यान्डूब की संधि हुआ कब था? तो ये यान्डूब की संधि जो है कि 1852 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें पहला कथन है यान्डूब की संधि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में बर्मा के पराजय के बाद हुई थी, तो ये सही है। दूसरा कथन अंग्रेजों को 10 लाख पाउंड स्टर्लिंग का मुआवजा देने का वादा किया गया था, तो ये भी सही है। तीसरा कथन है ब्रिटिश व्यापारियों को सुरक्षा की गारंटी देने का वादा किया गया, तो ये भी सही है। तो इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 सभी सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो ये प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना NG रंगा ने किया था, ये सचिव थे। और स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ये अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है बेल्लोर का सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो बेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी? तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो ये 47 सरकारों में विभाजित किया था। अगला प्रश्न है निम्न में कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? तो ये बिहार के प्रथम लोकायुक्त वासुदेव सोहनी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मुंडा जनजाति की खूटकट्टी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब मान्यता प्रदान की गई थी? तो ये खूटकट्टी व्यवस्था को 1903 ईस्वी में मान्यता प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उच्चावाच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। उपयुक्त उच्चावाच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बताएं। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाना है, तो पश्चिम में सबसे पहले महादेव पर्वत श्रृंखला, ये कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में है, जेके। और मैकाल पर्वत किस राज्य में है? तो ये मैकाल पर्वत जो है कि छत्तीसगढ़, सीजे छत्तीसगढ़ में है। और छोटा नागपुर पठार किस राज्य में है? तो ये झारखंड में है, JH। और खासी पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो खासी पहाड़ियाँ जो है कि मेघालय में है, मेघालय। तो इस तरह मेरा हो जाएगा 1, 2, 3, 4 सब सीरियली है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्षोभ सीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यह क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल को अलग करती है, तो यही गलत हो जाएगा। ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करती है, या ओजोन मंडल नहीं होगा, यहाँ पे समताप मंडल होगा, समताप मंडल। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ तापमान लगभग स्थिर रहता है, तो ये सही है। तीसरा ऑप्शन है इसकी मोटाई 1 से 1.5 किलोमीटर तक पाई जाती है, तो ये भी सही है। चौथा कथन है इसकी निचली सीमा पर जेट हवाएं चलती है, तो ये भी सही है। इस तरह मेरा जो है कि ऑप्शन नंबर ए गलत था। अगला प्रश्न निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में लगाएं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रीनलैंड, उसके बाद न्यू गिनी, उसके बाद फिर बोर्नियो, अंतिम में मेडागास्कर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी NV रमना ने कहा था। अगला प्रश्न है पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है?
तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1786 एक्ट में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता का अधिकार को अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन के अधिकार मौलिक अधिकार का भाग माना। इस मुद्दे पर निर्णय देने वाले संवैधानिक पीठ के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, JS खेहर थे। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, अल्पना ये क्लासिकल म्यूजिक नहीं है। तो अल्पना क्या है? ये जो है कि बंगाली लोक शैली है। अगला प्रश्न है, माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो ये माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब की गई? तो भारत में नैनो मिशन की शुरुआत 2007 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा किस राज्य में स्थित है? तो ये हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। और 1 जून को क्या मनाया जाता है? तो 1 जून को जो है कि विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक निम्न में किसका एक संग्रह होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्कशीट का। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक ऋण पर प्राप्त ब्याज किसका भाग है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सरकार द्वारा अंतरण भुगतान का भाग है। अगला प्रश्न है, मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्रतीक कटौती। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चट्टान में यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चट्टानों का महीन कणों में विखंडन होकर नीचे गिरना। ये जो है कि चट्टान में यांत्रिक अपक्षय का परिणाम नहीं है। तो कौन से यांत्रिक अपक्षय का परिणाम है देख लेते हैं। चट्टानों का छोटे एवं महीन कणों तथा बजरी के रूप में विखंडन, चट्टानों की परतों का उखड़ना और चट्टानों का बड़े बड़े टुकड़ों में होकर नीचे गिरना, ये सभी जो है कि यांत्रिक अपक्षय का परिणाम है। अगला प्रश्न है, भारत में ई अपशिष्ट प्रबंध के लिए कानून कब से लागू हुआ? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2011 ईस्वी। चलते हैं, कुछ स्मरणीय तथ्य इसमें देख लेते हैं। एक साइड है अभिलेख और दूसरे साइड है शासक। तो हाथी गुफा अभिलेख की शासक से संबंधित है, तो ये कलिंग नरेश खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। एहोल अभिलेख किसका है? तो ये पुलकेशिन द्वितीय का है। और मंदसौर अभिलेख किसका है? तो ये नरेश यशोवर्मन का है। नासिक अभिलेख किसका है? तो ये गौतमी बलश्री का है। अगला है भीतरी अभिलेख किसका है? तो ये स्कंदगुप्त का है। थैंक यू फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट 13 का डिस्कशन था, ये इसका आंसर है, आप लोग मिला लीजिएगा। चलते हैं सेट 14 की ओर। अब सेट नंबर 14 का डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर जो भी नए हैं कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं सेट 14 के पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित संगठनों या निकायों में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अनुच्छेद कितने के अंतर्गत है? तो ये अनुच्छेद 338 का बी। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1993 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। पहला कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। तो ये अनुच्छेद 52 में नहीं, ये अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। दूसरा कथन है, भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो ये सही है। इस तरह मेरा जो है कि ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है।
अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो यह अनुच्छेद 348 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 393। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती है? तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 और 4। तो 2 में है नागवली और 4 में है वंशधारा। तो नागवली जो है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, और वंशधारा भी जो है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये दोनों जो है कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बहती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं इसमें। पहला कथन है, इसके केंद्र में वायुदाब उच्चतम होता है। तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी में है, इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है। तो ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है, भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः अभाव रहता है। तो ये भी सही है। इस तरह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। अगला प्रश्न है, महासागर की भूपर्पटी में मुख्य रूप से किसकी बहुलता होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये सिलिका और मैग्नीशियम, ये दोनों की बहुलता होती है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देख लेते हैं इसमें। पहला ऑप्शन है, पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं, जिसकी मोटाई या गहराई 35 किलोमीटर तक होती है। ये सही है। ऑप्शन नंबर बी में, समुद्र तल पर भूपर्पटी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में, भूपर्पटी के नीचे मेंटल 29 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। तो ये भी सही है। तो इस तरह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी सही है। अगला प्रश्न, ऐहोल शिलालेख से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं इसमें। पहला कथन है, यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। तो ये गलत है। ये ब्राह्मी लिपि में नहीं, ये दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। दूसरा कथन है, इसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय का उल्लेख है। तो ये सही है। तीसरा कथन है, इसे रविकीर्ति ने लिखा था। तो ये भी सही है। तो इस तरह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गियक और कियारी नामक नवपाषाण स्थल कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में नीलोपीटू शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सी में क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सार्वजनिक अभिलेखों का रख रखाव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक साइड पुस्तक है और दूसरे साइड लेखक है। तो किताब उल रेहला के लेखक इब्न बतूता। तो ये सही है। उसके बाद तुगलकनामा के लेखक जियाउद्दीन। तो ये गलत हो जाएगा। तुगलकनामा के लेखक है अमीर खुसरो। और शाहनामा के लेखक फिरदौसी। तो ये भी सही है। और चौथा है, तहकीक ए हिंद के लेखक अबू बकर। तो ये गलत हो जाएगा। तहकीक ए हिंद के लेखक है अलबरूनी। तो इस तरह जो है कि कौन कौन से सही है? 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, डायमेकस ये नहीं आया था सिकंदर के साथ। तो कौन कौन से आए थे? तो निर्याकस आए थे, अनसिक्रिटेस आए थे और अस्टियोबुलस आए थे। अगला प्रश्न है, किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर विशाल हाथी स्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, संकिसा स्तंभ। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, माधवराव प्रथम बने थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो ये है अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो ये इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भाग नहीं लिए थे। तो कौन कौन से लिए थे? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय, ये सभी जो है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे।
अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दमन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेरठ। सबसे पहले मेरठ में हुआ था, उसके बाद दिल्ली में, उसके बाद कानपुर, लखनऊ, उसके बाद अंतिम में झांसी में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार और संयुक्त प्रांत। अगला प्रश्न है भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? तो ये हिंदू कोड बिल का विरोध जो है कि राजेंद्र प्रसाद ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। तो हिंदू कोड बिल जो है कि इसको कब पारित किया गया था? तो ये 1947 ईस्वी में बी आर अम्बेडकर ने पेश किया था इसको, हिंदू कोड बिल। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन के शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। ये जो है कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे मुख्य कारण था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं हंटर आयोग कब आया था? तो ये हंटर आयोग जो है कि 1882 ईस्वी में आया था। और सैडलर आयोग कब आया था? तो ये 1917 ईस्वी में। वुड का घोषणा पत्र कब आया था? तो ये 1854 ईस्वी में आया था। उसके बाद सार्जेंट आयोग कब आया था? तो ये सार्जेंट आयोग जो है कि 1944 ईस्वी में आया था। तो इस तरह हो जाएगा 3, 1, 2, 4। तो ऑप्शन नंबर डी में है 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो ये लॉर्ड डफरिन ने किया था। अगला प्रश्न है कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये सौर सेल है। अगला प्रश्न सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? तो ये जल चक्र में होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटेगा। अगला प्रश्न है किसी कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार के क्रियाओं का मुख्य स्थल क्या है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव्य। एक बार फिर से देख लेते हैं किसी कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार के क्रियाओं का मुख्य स्थल क्या है? तो ये कोशिका द्रव्य है। अगला प्रश्न है रेनिन का स्राव कहाँ से होता है? तो ये रेनिन का स्राव जो है कि जठर ग्रंथियों से होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मनुष्य की श्वास नली में होती है? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ आकार की उपास्थि होती है। अगला प्रश्न है क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है? तो इसको जो है कि जैव आवर्धन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, जैव आवर्धन। अगला प्रश्न है प्रत्येक जबड़े में अग्रचवर्णकों की संख्या कितनी होती है? तो ये जो है कि 4 जोड़ी होती है, यानी 8 को। अगला प्रश्न है यकृत निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित करता है? तो ये यूरिया को संश्लेषित करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ये पीनियल ग्रंथि से जो है कि मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें। पहला ऑप्शन है दालों में प्रोटीन की प्रचुरता होती है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी में दूध विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में सब्जियां खनिजों का समृद्ध स्रोत होती है, तो ये भी सही है। तो इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है कि गलत था। अगला प्रश्न है एसिटिलीन गैस को लाल तप्त तांबे की नली से प्रभावित करने पर किस कार्बनिक तत्व का निर्माण होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बेंजीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का उपयोग कंघियों के निर्माण में विद्युत स्विचों, बर्तनों के हत्थे व कंप्यूटर युक्तियां बनाने में किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बेकेलाइट। अगला प्रश्न आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न जीवन संघर्ष एवं योग्यतम की उत्तरजीविता का संबंध है?
तो ये किससे है संबंध? तो ये डार्विनवाद से संबंध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय एक दिवसीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे? तो ये अजीत वाडेकर थे। और सीके नायडू क्या थे? तो ये पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के कप्तान थे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम जनजातीय भाषा कौन सी है जिसने अपना विकिपीडिया संस्करण प्राप्त किया? तो ये संथाली भाषा है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर मंदिरों की अधिकता के कारण द कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो ये भुवनेश्वर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आज़ादी के दीवाने संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आज़ादी के दीवाने संग्रहालय दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, जरवा जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? तो ये जरवा जनजाति का निवास स्थल अंडमान निकोबार है। अगला प्रश्न है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो ये बिहार के कहाँ संपर्क था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जावा सुमात्रा से संपर्क था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो देख लेते हैं, सूची 1 में है विलुप्त प्राय प्रजाति। तो ये विलुप्त प्राय प्रजाति है ये लॉयन टेल मैकेक। और असुरक्षित प्रजाति कौन है? तो ये असुरक्षित प्रजाति है नीली भेड़। और दुर्लभ प्रजाति कौन सी है? तो ये दुर्लभ प्रजाति है ये मरुस्थलीय भेड़ और हॉर्नबिल। और विलुप्त प्रजाति कौन सी है? तो ये गुलाबी सिर वाली बत्तख है। तो इस तरह मेरा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 2 1 4। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर निर्भर नहीं करती है। तो किस पर निर्भर करती है? तो उत्पादन लागत पर, वस्तु की कीमत पर और वस्तु की मांग पर। इस सब पे जो है कि वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, जब सकल निवेश शून्य हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय आय को शून्य होने से रोकता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपभोग। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान के रूप में एक दूसरे का पूरक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है कि कोसा का है। थैंक यू फ्रेंड्स, अंत तक बने रहने के लिए। आज जो है कि सेट 13 और सेट 14 का डिस्कशन किए। ये इसका सेट 14 का ऑप्शन आंसर है, आप लोग मिला लीजिएगा। और चैनल पर जो भी नए हैं कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है कि प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप NK Academy 36 पे जाके आप यहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।